हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड इसमें हम आज शुरू करने जा रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का दिमाग होता है। सेल का सारा फंक्शनिंग न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसे सबसे पहले डिस्कवर किया था या डिस्क्राइब भी किया था रॉबर्ट ब्राउन ने नियरली 1831 में। ऑर्चिड्स के जो सेल्स होते हैं उनमें इन्होंने ये डिस्कवर किया था। ठीक है। तो लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज। तो इन्होंने एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में यूँ धागेदार स्ट्रक्चर होता है। तो इन्होंने ये बड़ा सारा सेल के अंदर का न्यूक्लियस तो रॉबर्ट ब्राउन ने देख लिया था, लेकिन इसके अंदर भी कोई मटेरियल होता है जो कि अगर हम कलर डाइज यूज़ करके जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखने की कोशिश करें तो वो कलर प्रॉपरली बाकी सेल से ज़्यादा डार्क ये मटेरियल कलर हो जाता है। इसीलिए इसे नाम दिया गया था क्रोमाटिन। क्रोमा का मतलब कलर, क्रोमैटिन का मतलब आ जाता है कलर्ड मटेरियल। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल यानी कलर्ड मटेरियल। तो क्रोमा वर्ड से लिया गया, क्रोमा मतलब कलर, तो कलर्ड मटेरियल के तौर पे इसका क्रोमेटिन मटेरियल इसका नाम रख दिया गया। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी बाद में ये चीज़ कि इनको अगर हम स्टेन करके देखते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा आज भी डेट में अगर हम देखें तो हम एक पिंक कलर और एक पर्पल कलर की, पिंक और एक वॉलेट कलर की हम लोग डाइज इस्तेमाल करते हैं सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए। जो पिंक कलर की डाई होती है वो बाकी सारे सेल को डाई कर देती है। जो कि न्यूक्लियस जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वॉलेट स्टेन पिक करते हैं। बाकी सेल पिंकिश दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के अंदर, और न्यूक्लियस इन पर्टिकुलर हमें थोड़ा पर्पलिश दिखाई देता है। पर्पल डाई को वो पिक करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सबसे पहले फ्लेमिंग ने दी थी क्योंकि जो अलग कलर ले रहा है, सो क्रोमेटिन मटेरियल उसके अंदर के मटेरियल को हम लोग बोलते हैं। ये पिक्चर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें ये पूरा ज़्यादा बारीकी से तो नहीं, जो ये कुछ धागेदार सा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये धागेदार जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ एक्चुअली क्रोमेटिन मटेरियल। ये डीएनए होता है जो इस तरीके से पड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखो तो ये पिक्चराइजेशन की गई है इस चीज़ की। ये जो धागा इस तरीके से जाता हुआ ये दिखाई दे रहा है आपको, यूँ स्ट्रैंड। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट द क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज़ से क्रोमेटिन मटेरियल को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है बेटा? आज की डेट में हम जानते हैं कि क्रोमेटिन मटेरियल हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो इस तरीके से कलर्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा था। ये डीएनए है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसका नाम क्रोमेटिन पड़ गया था क्योंकि इसी चीज़ की वजह से ये थोड़ा न्यूक्लियस थोड़ा डार्क कलर का दिखाई देता है एज कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर्स। ठीक है बेटा, सो तो ये धागेदार स्ट्रक्चर क्रोमेटिन, जिस वजह से न्यूक्लियस थोड़ा डार्क दिखाई देता है। तो इंटरफेस न्यूक्लियस, इंटरफेस एक स्टेज होती है सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन दो सेल डिवीजन्स के बीच में। ठीक है, एक बार सेल डिवाइड कर गया, फिर वो अगली बार डिवाइड करेगा, उसके उन दोनों डिविजन्स के बीच की स्पेस होती है। ये हम इंटरफेस क्या होता है ये सब हम सेल डिवीजन चैप्टर में इन डिटेल करेंगे। तो इंटरफेस के टाइम पे एक्चुअली जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, यानी कि उस टाइम पे ये हमारा डीएनए जो होता है वो एक लंबे धागे जैसा एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन धागे जैसा और लगता है, कलर्ड धागे जैसा, जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसे हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ और स्फेरिकल बॉडीज़ भी होती हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। ज़्यादातर ये सिंगल होता है, तब हम इसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं।
यहाँ पे ये माइक्रोस्कोप के अंडर की इमेज है। तो यहाँ पे आप ये थोड़ा डार्किश स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी का जो एक्चुअली जैसे सेल के अंदर हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, तो वैसे ही जो फ्लूइड न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पूरा यूं धागेदार स्ट्रक्चर क्रोमेटिन दिखेगा, और ऐसे कुछ और जो बड़े स्ट्रक्चर इसके तौर पे न्यूक्लियोलस दिखेगा। जैसे सेल इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, वैसे न्यूक्लियस इज ऑल्सो सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन विच इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस नहीं होती, इसमें भी कहीं कहीं पोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, यहाँ पे भी इस जगह पे एक पोर है, इस जगह पे एक पोर है, ठीक है। कुछ जगहें हमें दिखाई दे रही हैं जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स को हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। मैं अगली डायग्राम में आपको ये क्लियरली दिखाती हूँ। यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो ये न्यूक्लियर पोर्स आपको दिखाई देते हैं। पर्पल कलर का न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, और न्यूक्लियर पोर्स हैं वो कंटिन्यूस नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें न्यूक्लियर पोर्स हैं जो इसका न्यूक्लियोप्लाज्म का कनेक्शन साइटोप्लाज्म के साथ बनाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर का फ्लूइड साइटोप्लाज्म। आप देख सकते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट इज कंटिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी हैं, तो वो कंटिन्यूस रहता है ये मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर। आई विल रिकमेंड कि ये पॉज करके आप ये कंटेंट्स नोट कर लीजिए जो न्यूक्लियस की ये फर्स्ट स्क्रीन पे हैं। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेली से लेकर के न्यूक्लियोलस तक। I'll be changing the slide. ये जो न्यूक्लियस की डायग्राम है इसको भी आप ड्रॉ कर लो बच्चे। पॉज करके ड्रॉ कर लो इस डायग्राम को, कि न्यूक्लियस की डायग्राम ड्रॉ करनी आगे यही आसान रहेगी आपके लिए। स्लाइड चेंज कर रही हूँ। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखो, जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स नहीं बने तब तक न्यूक्लियस भी डिस्कवर नहीं हो पाया। रॉबर्ट हुक ने काफ़ी साल पहले सेल डिस्कवर कर दिया था, लेकिन न्यूक्लियस नहीं दिखाई दिया। काफ़ी साल बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से पता चला कि और क्या कुछ पता चला एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज़ रिवील्ड दैट न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स। और ये 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स के बीच एक स्पेस होती है जो कि 10 to 50 नैनोमीटर्स की होती है।
इसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस के आसपास होती है। तो अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके बाहर दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक तो वो जो बिल्कुल इसके साथ चिपकी हुई है और एक थोड़ी सी दूर। तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इसकी इन दोनों इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है वो 10 to 15 नैनोमीटर्स की होती है और इसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ये बैरियर बनाती है बिटवीन द मटीरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ आउटसाइड, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच का बैरियर ये स्पेस बनाती है। The space over here, this space over here is perinuclear space. तो आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादातर कंटिन्यूस रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, ठीक है। काफ़ी प्लेसेस पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस नहीं होती, वो कंटिन्यूस नहीं होती और ऐसी प्लेसेस को हम लोग न्यूक्लियर पोर्स बोल देते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पोर बोल देते हैं। माइन्यूट पोर्स होते हैं जहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं होती, यानी कि ये इनर मेम्ब्रेन, एक इनर और आउटर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच की स्पेस पेरी न्यूक्लियर स्पेस 10 to 50 नैनोमीटर्स इनका डायमेंशन। और ये भी कहीं कहीं पे इसमें न्यूक्लियर पोर्स का प्रेजेंट होना तो ये न्यूक्लियर पोर्स एक तरीके से इनमें स्पेस क्रिएट करते हैं और इनका न्यूक्लियोप्लाज्म का कनेक्शन बना देते हैं साइटोप्लाज्म के साथ। तो न्यूक्लियर पोर्स are the passages through which movement of RNA and protein molecules take place, ठीक है। जैसे कि RNA और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, RNA बनता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर पोर से वो RNA राइबोसोम्स के पास चला जाता है और राइबोसोम्स के ऊपर फिर उस RNA के द्वारा लाए हुए मैसेज के अनुसार प्रोटीन बन जाता है। ये सारा प्रोसीजर प्रोटीन कैसे बनता है ये नेक्स्ट ईयर आपके करिकुलम में आएगा +2 में, ठीक है। नॉर्मली एक ही न्यूक्लियस होता है एक सेल के अंदर, बट कई बार एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी देखे जाते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स या सेल्स जिनमें ज़्यादा न्यूक्लियस हैं, पैरामीशियम में 2 होते हैं। हमारे ही स्केलेटल सेल में सिंसाइशियल होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। फिर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन्स में हमने किया, वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स थे। कुछ मेच्योर सेल्स में न्यूक्लियस नहीं भी होता जैसे कि हमारे आरबीसीज। प्लांट्स में हम लोग करेंगे सीव ट्यूब सेल्स, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या हम इन्हें लिविंग कंसिडर करेंगे? जी हाँ, जैसे हग्सले ने कहा था प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, क्योंकि इनमें प्रोटोप्लाज्म है, सारी लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं, तो यस दे आर ऑल लिविंग।
न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट, इसमें दो चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। न्यूक्लियोलस जो बड़ा सारा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, एक न्यूक्लियस का न्यूक्लियस एक तरीके से, तो न्यूक्लियस के अंदर एक बड़ा एक स्ट्रक्चर होता है, डार्किश सा स्फेरिकल गोल सा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, तो इसका कंटेंट बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ ही कंटिन्यूस रहता है। न्यूक्लियोलस का बेसिकली क्या काम है, ये एक यहाँ पे एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होती है। राइबोसोमल आरएनए, एक्चुअली आरएनए 3 तरह के होते हैं, ठीक है आप, तो ये राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो यहाँ पे बनता है। राइबोसोमल आरएनए को हम लोग आरआरएनए कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। तो ज़्यादातर एक ही न्यूक्लियस होता है, एक ही न्यूक्लियोलस होता है, लेकिन कई बार एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस भी होते हैं। और ये किन सेल्स में होते हैं, उन सेल्स में जिनका मेन काम प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है, जिनको ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करने की ज़रूरत होती है, उनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी देखे जाते हैं। मैं थोड़ा रिवाइज कराती हूँ आपको। तो सबसे पहले हमने किया कि न्यूक्लियस एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है विच इज़ डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज, बाद में डाई करके कलर करके दिखाया फ्लेमिंग ने, और इसको क्रोमेटिन बोला इसके अंदर के मटेरियल को। इंटरफेस यानी कि उस टाइम पे जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है या न्यूक्लियस डिवाइडिंग स्टेट में नहीं है, उस टाइम पे ये हमें लंबे धागे जैसा दिखाई देता है, जिससे हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और क्रोमेटिन मटेरियल होता है। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियोला भी होते हैं, बड़े बड़े गोल गोल स्ट्रक्चर्स, बड़े एज कम्पेयर टू द अदर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये जैसे न्यूक्लियोलस, यहाँ पे भी हम न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म ये सब देख सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगी कि आप इसी डायग्राम को एग्ज़ाम में ड्रॉ करें। ये इम्पॉर्टेंट है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस भी इसमें लेबल कर लीजिए। ये डायग्राम की एक एक लेबलिंग आपके डायग्राम में होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम देख पाए कि न्यूक्लियर एनवेलप में 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और उन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच 10 to 50 नैनोमीटर्स की पेरी न्यूक्लियर स्पेस होती है, जो बैरियर बनाती है, जो एक अलग सराउंड कर लेती है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच का बैरियर क्रिएट करती है। आउटर मेम्ब्रेन, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा कि आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम्स कुछ हद तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी हम देख सकते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कुछ न्यूक्लियर पोर्स भी देखे जाते हैं, जो कि इनको न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, एक्चुअली न्यूक्लियर एनवेलप ने तो बाउंड्री बना दी है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच, लेकिन न्यूक्लियर पोर इन दोनों का आपस में सही से कनेक्शन बना पा रहा होता है।
ज़्यादातर एक ही न्यूक्लियस होता है एक सेल में, कई बार वेरिएशंस देखी जाती हैं, जैसे ह्यूमन आरबीसी और सीव ट्यूब सेल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। वेयर एज हमारे स्ट्रेटेड मसल सेल या स्केलेटल मसल के हमारे जो सेल्स होते हैं, यानी वॉलंटरी मसल्स के जो हमारे सेल्स होते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी उनमें मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियाई बोल देते हैं उस टाइम पे हम उनको। और इवन कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो प्लाज्मोडियम विच इज़ अ काइंड, तो प्लाज्मोडियम्स में हम लोगों को जो कि प्रोटोजोन्स हैं उनमें हम लोग को मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। बिना न्यूक्लियस वाले सेल भी लिविंग हैं क्योंकि उनमें प्रोटोप्लाज्म है और सारी लाइफ एक्टिविटीज़ वो शो कर रहे हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के अंदर के यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो कि हैं उनके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और उसके अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन यानी वो धागेदार स्ट्रक्चर जो हमारा डीएनए होता है वो होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलाई स्फेरिकल गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इनका कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूस विद रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म में सीधा ही पड़ा होता है, कोई इसका बाउंड्री नहीं होती है। और इसका मेन फंक्शन है आरएनए की सिंथेसिस। आरएनए 3 तरह के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। जो यहाँ पे हम जिसकी बात करें न्यूक्लियोलस में बनता है आरआरएनए। ठीक है, तो लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट हो सकते हैं एक्टिव सेल्स में जो ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। हमें और भी आगे करना है अभी। तो फर्स्ट स्लाइड न्यूक्लियस की अगर किसी ने नहीं नोट की तो पहले ये नोट कर लीजिए पॉज करके। जैसे ये कर ली थी आपने, है ना। मैं स्लाइड चेंज करती हूँ। डायग्राम किसी की छूट गई हो तो वो भी ड्रॉ कर ले। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने क्या न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में, पेरी न्यूक्लियर स्पेस और इसके ऊपर राइबोसोम्स, ये सब नोट कर लीजिए बेटा। मैं नियरली 2 मिनट्स दे देती हूँ आपको, इसके लिए थोड़ा टाइम दे देती हूँ। अगर आपको कम लगे तो आप पॉज कर लेना।
ये चीज़ भी आप नोट कर लो। न्यूक्लियर पोर्स के बारे में कि वो पैसेजेस बनाते हैं, कितने न्यूक्लियस होते हैं पर सेल, ये भी नोट करो। पॉज करके नोट कर लिया करो। Changing the slide. ये भी नोट कर लो, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, ये सब चीज़ होती है। इंटरफेस न्यूक्लियस में लूज, डिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है, ये सारा भी नोट कर लो। क्रोमोसोम्स के बाद, अरे अच्छा ये कराने वाला अभी है ना। तो इंटरफेस न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं। इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। तो ये धागेदार चीज़ को क्रोमेटिन बोलते हैं, और जब न्यूक्लियस नहीं डिवाइड कर रहा उस टाइम पे ये हमें धागेदार स्ट्रक्चर ही दिखता है। और जिन क्रोमोसोम्स की हम बात करते हैं वो हमें सेल डिवीज़न के टाइम पे ही दिखती हैं। ठीक है, यही धागेदार जो स्ट्रक्चर होता है, ये धागेदार सा स्ट्रक्चर कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स जो कि एक्स शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें तब्दील हो जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, क्रोमेटिन में डीएनए होता है
और एक्चुअली डीएनए जो हमारा एक सेल में से अगर डीएनए निकाल के देख लेंगे तो नियरली ये 2.2 मीटर्स तक लंबा होगा एक सेल का डीएनए। तो इतना लंबा डीएनए एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में कैसे फिट हो जाता है? कुछ प्रोटीन्स के आसपास ही लिपट कर उसमें अच्छे से पैक हो जाता है। जो प्रोटीन्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, और कुछ हद तक ये भी आरएनए भी इस पर मदद करता है। तो ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के आसपास लिपट कर कंपैक्ट होकर के न्यूक्लियस में फिट हो जाता है। और अगर हम बात करें न्यूक्लियस में तो क्रोमेटिन में क्या कुछ है? डीएनए रैप्ड विद दीज प्रोटीन्स, ऑल्सो क्रोमेटिन हैज़ सम अमाउंट ऑफ आरएनए। तो एक सिंगल ह्यूमन सेल में जैसे मैंने आपको बताया 2.2 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर लॉन्ग ही लिख रखा, अप्रॉक्सीमेटली लिखा हुआ, तो नियरली मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ 2.2 मीटर लंबा धागेदार स्ट्रक्चर होता है डीएनए, जो कि जब सेल डिवीजन होनी होती है तो 23 एक्स शेप स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स में ये सेग्रीगेट हो जाता है या अपने आप को अरेंज कर लेता है, ये बेहतर रहेगा, अरेंज हो जाता है। इसको पॉज करके नोट कर लो। मैं वेट ही कर लेती हूँ, आप नोट कर लो। मैं थोड़ा वेट करूँगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है? अगर टाइम कम लगे तो पॉज कर लेना।
Okay, I hope you have noted. तो एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज़ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन. तो दो कंस्ट्रक्शंस होती हैं. जैसे मैंने बताया कि क्रोमोसोम एक्स शेप स्ट्रक्चर है, तो एक्चुअली क्या होता है इस एक्स शेप स्ट्रक्चर में ये इस तरीके से होती हैं इसकी दो सिस्टर क्रोमेटिड्स. एक्चुअली एक्स शेप स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से ये बनता है. ठीक है. और इस एक्स शेप स्ट्रक्चर के सेंटर में यहाँ पे होता है एक सेंट्रोमियर. ठीक है. सेंट्रोमियर वो पोर्शन है जो कि इसकी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यानी कि जो इसकी मेन कंस्ट्रक्शन है, मेन कंस्ट्रक्शन. ठीक है, सेंटर तक. और अगर आप इस सेंट्रोमियर के दोनों साइड्स पे देखो, इस पोर्शन में नियरली होते हैं कैनेटोकोर्स. तो यहाँ पे अगर मैं लेबल करूँ, दिस इज अ सेंट्रोमियर and these green ones are kinetochores. ठीक है, these green ones are kinetochores. क्या है यार, सॉरी, अरे आई एम सो सॉरी. वो अगर पीछे करके कर सकते हो तो वो ही नोट कर लो. ठीक है, ड्रू अ गुड वन देयर. सो दिस इज centromere and on both the sides we have kinetochores. सो एवरी क्रोमोसोम, इसमें एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है. प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यानी एक कंस्ट्रक्शन जो सभी क्रोमोसोम में होती है, प्राइमरी जो मेन कंस्ट्रक्शन है, उसे हम सेंट्रोमियर बोल देते हैं. ठीक है, ये प्राइमरी. एक्चुअली सेंट्रोमियर भी अभी आप यहाँ पे इसको ही बोल रहे हो, कंस्ट्रक्शन को ही बोल रहे हो. आगे सेल्स डिवीजन वाले चैप्टर में आप देखोगे कि यहाँ पे सेंट्रोमियर कंस्ट्रक्शन को तो बोल रहे हैं, बाद में ये स्प्लिट होता हुआ भी हम लोग देखेंगे. तो अगर हम इस तरीके से अज्यूम कर लें इसको तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा. और लेकिन आपको मेन चीज़ जो याद रखनी है वो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि चलो इसको आपने इस तरीके से इमेजिन कर लिया. ठीक है, लेकिन एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक्चुअली अगर हम इमेजिन कर लें कि यहाँ पे सेंट्रोमियर है तो हम इसको स्प्लिट होता हुआ देखते हैं डिवीजन के टाइम पे. लेकिन मेन चीज़ जो यहाँ पे ये कैनेटोकोर्स को आपको समझना ज़रूरी है कि सेंट्रोमियर के आसपास दोनों साइड में कैनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर्स की हमने पीछे बात की थी ना कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद करते हैं उनके फंक्शन में, तो वो स्पिंडल फाइबर्स एक्चुअली कैनेटोकोर्स से ही अटैच होते हैं. ये सेल डिवीजन में आप लोग देखेंगे. ठीक है, तो अभी अगर नहीं भी कुछ ड्रॉ करना कोई दिक्कत नहीं है, बस ये देख लो क्रोमोसोम विद कैनेटोकोर. तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ आगे पिक्चर एक. ये देखो, ये होता है एक्चुअली सेंट्रोमियर. तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैंने पिक्चर बनाई है वो आपको मदद करेगी सेल डिवीजन में डिवीजन समझने के लिए. ठीक है, तो वो स्केमेटिक पिक्चर है फॉर अंडरस्टैंडिंग द सेल डिवीजन विच आई ड्रू. ठीक है, तो सो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से हम लोग क्रोमोसोम्स को 4 तरह के क्रोमोसोम्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें कि जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है या सेंट्रोमियर होता है वो बीचों बीच होता है, यानी कि ऊपर की और नीचे की आर्म का लेंथ जो है वो बिल्कुल बराबर होता है. ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं. ठीक है, जैसे कि पहले वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है और ये सेंट्रोमियर इस तरीके से होगा. ठीक है,
तो यहाँ पे ये वाली लेंथ इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस वाली लेंथ, दैट इज़ वाई ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बोल देते हैं। फिर आता है सब मेटासेंट्रिक, जो थोड़ा सा स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, थोड़ा सा मिडल से थोड़ा सा दूर होता है, और एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आर्म इससे बन जाती है, लेकिन थोड़ा दूर होता है, जितनी मैंने बनाई उतनी नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये शॉर्ट आर्म थोड़ी सी दूर है, लॉन्ग थोड़ी सी कम है लॉन्ग आर्म से। ठीक है, थोड़ी सी छोटी है। इसमें मेटासेंट्रिक में कोई शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म नहीं होती, लेकिन सब मेटासेंट्रिक में शॉर्ट आर्म इज अ लिटिल स्मॉलर दैन द लॉन्ग आर्म। देन एक्रोसेंट्रिक, एक्रो का मतलब आपको पता है, एक्रल मतलब साइड पे होता है, तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम मतलब प्रॉपर एक छोटी और एक बड़ी आर्म होती है, जिसमें प्रॉपर दिख जाता है कि ये छोटी और ये बड़ी है। ये थर्ड वाली जो है ये एक्रोसेंट्रिक की है, जहाँ पे प्रॉपर हमें दिख रहा है कि ये छोटी है और ये बड़ी आर्म्स हैं। फिर लास्ट में आती है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि शॉर्ट आर्म बहुत ही छोटी है या मतलब विजिबल ही नहीं है, और मेनली लॉन्ग आर्म्स ही हैं। ठीक है, तो ये होती है टीलोसेंट्रिक। टीलो का मतलब होता है एंड। सो क्या कुछ आता है हमारे पास, मेटासेंट्रिक, लॉन्ग आर्म शॉर्ट आर्म कुछ भी नहीं है, टू इक्वल आर्म्स प्रेजेंट। सब मेटासेंट्रिक, मिडल से थोड़ा सा दूर, और शॉर्ट आर्म इज स्लाइटली शॉर्टर दैन द लॉन्ग आर्म। एक्रोसेंट्रिक, प्रॉपर क्लोज टू वन एंड, यानी कि एक प्रॉपर शॉर्ट और एक लॉन्ग बन जाती है। टीलोसेंट्रिक, टीलो मतलब एंड, तो टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है, एक ही आर्म नियरली दिखाई देती है, दूसरी तरफ ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये इनकी डायग्राम्स हैं। फर्स्ट वाली डायग्राम आ जाती है मेटासेंट्रिक, सेकंड वाली सब मेटासेंट्रिक, थर्ड वाली एक्रोसेंट्रिक, फोर वाली टीलोसेंट्रिक जो कि एंड पे है ऑलमोस्ट। इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम लोग बिल्कुल एक ही साइड पे भी ड्रॉ करके देख सकते हैं, ऊपर तो बिल्कुल माइन्यूट सी कुछ होगा। सो आप ये पोजीशन के बारे में सारा नोट कर सकते हैं।
So I hope you have noted this. Draw the diagrams. It is very important for you to have drawn the diagrams. If you've drawn the diagram, I'm moving. So कई बार कुछ क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होती हैं और कई बार ये नॉन स्टेनिंग होती है. नॉन स्टेनिंग मतलब कई बार ये स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखती, लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस होती हैं और ये कांस्टेंट लोकेशन पे होती है. तो इससे छोटा सा एक फ्रैगमेंट नज़र आता है. इससे ये छोटा सा फ्रैगमेंट जो अलग हो जाता है, इस छोटे से फ्रैगमेंट को यहाँ पे हम सैटेलाइट बोलते हैं. ये डायग्राम में आप देख सकते हैं. यहाँ पे ये तो प्राइमरी, जस्ट अ मिनट, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो है ही, ठीक है. प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो इधर है, इसके अलावा ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी लेबल की हुई है. और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो थोड़ा सा हिस्सा क्रोमोसोम का रह जाता है, दैट इज सैटेलाइट, दैट इज नोन एज सैटेलाइट. ठीक है. तो आगे लास्ट टॉपिक हमारा माइक्रोबॉडीज. ओ माय गॉड. तो लास्ट टॉपिक हमारा माइक्रोबॉडीज. माइक्रो मतलब छोटे, बॉडीज आप जानते हैं, छोटी छोटी बॉडीज. तो काफ़ी मेम्ब्रेन बाउंड छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं, छोटे छोटे से वेसिकल्स होती हैं जिनको माइक्रोबॉडीज बोल देते हैं. और इनमें बेसिकली क्या होता है, इनमें होता है कुछ एंजाइम्स होते हैं और ये बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं. तो छोटे छोटे कोई वेसिकल्स से, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अगर हमें दिख जाएं जिनमें कुछ एंजाइम्स हों, तो उनको हम लोग माइक्रोबॉडीज बोल देते हैं. ठीक है बच्चे, इसको ज़रा नोट कर लो आप. ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बारे में. तो यहाँ तक तो माइक्रोबॉडीज से पहले तक हमारा ये ख़त्म होता है क्रोमोसोम्स के बारे में. उसके बाद ये माइक्रोबॉडीज़ के बारे में भी हमने मेंशन कर दिया है.